आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं कुछ करंट जीके और स्टैटिक जीके को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। आप जानते हो कि E20 काफ़ी चर्चा में है। E20 क्या है? ये E20 आपको जानकारी होनी चाहिए और इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं और कैसे बन सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए मुझे एक पॉलिसी के बारे में बात करनी पड़ेगी और ये पॉलिसी है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। ध्यान रखें, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। आपको ये पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल क्या होते हैं, उस पर हम करेंगे बात। लेकिन यहां सबसे पहले बात यही आती है कि जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है 2018, आपके यहां पर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब बनी थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है। तो 2018 में बनी थी। अब हम इसके उद्देश्य की बात करें तो कई उद्देश्य है इसके। एक तो आयात पर निर्भरता कम करना। यह मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत लगभग 80% पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। 80% इंपोर्ट करता है। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहां से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, डॉलर बाहर जा रहा है। और जब डॉलर बाहर जाएगा तो हमारे यहां डॉलर की कमी हो जाएगी। और जब डॉलर की कमी हो जाएगी तो आप समझ सकते हो हमारे रुपए की स्थिति क्या रहेगी। हमारा रुपया गिर जाएगा, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। तो एक तो उस जो इंपोर्ट है उसको हमने मैनेज करना है। आयात पर निर्भरता हमने कम करनी है, क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोलियम के संसाधन है वो कम है। आप जानते हो जो अरेबियन कंट्री है उसके पास पेट्रोल ज्यादा है, हमारे पास नहीं है। और पेट्रोल हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आप भली भांति जानते हो। तो एक तो इसका उद्देश्य ये है। दूसरा, किसानों की आय बढ़ाना। अब देखिए, किसानों की आय जब हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि जो बायोफ्यूल होता है, चावल के जो टुकड़े होते हैं जो खराब हो जाते हैं, सड़े हुए आलू और अनाज, सड़ा हुआ अनाज, और इसके अलावा जो जब हम अनाज निकालते हैं, चावल की भूसी, तूड़ी, ये जो होता है, ये किसान इसके लिए क्या करता है? या तो कहीं रख देता है या कहीं थोड़ा मोटा उसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अब उसे सरकार खरीदेगी। अब आप देखिए, मतलब किसान यदि गन्ने की फसल को पैदावार करता है तो किसान से सरकार गन्ने को खरीदेगी। मतलब सरकार ये कहेगी कि आप गन्ने की पैदावार करो, हम गन्ना आपसे खरीदेंगे। इससे किसानों को क्या होगा? फायदा होगा। और सरकार उस गन्ने का क्या करेगी? उस गन्ने से एथाइल एल्कोहल बनाएगी, उसको पेट्रोल में मिलाएगी। इस नीति के तहत पर्यावरण की रक्षा करना बिल्कुल सही है। यदि हम पेट्रोल कम खपत करेंगे तो आप सोच सकते हो कि जो पेट्रोल, डीजल, इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है वो कम निकलेगी। कम निकलेगी तो हमारे पर्यावरण को नुकसान कम होगा। तो इसके कई उद्देश्य है। आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना। लक्ष्य क्या है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। हालांकि इसको बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसे हम 100% करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में, देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। इसका लक्ष्य वर्ष जो रखा गया था 2030, लेकिन यहां आपको क्लियर कर दूं, इसे बदलकर 2025-26 कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसे बदलकर 2025-26 कर दिया गया है।
क्लियर होगी बात सारी। तो अब वर्तमान में जो एथेनॉल हम 20% मिलाएंगे पेट्रोल के अंदर, ध्यान रखना डीजल के अंदर नहीं है अभी, पेट्रोल के अंदर जो 20% एथेनॉल मिलाएंगे उसका लक्ष्य हमने 2025-26 कर दिया, पहले हमने 2030 रखा था। अब इसे ही हम क्या कहते हैं, आप वर्तमान में देख रहे होंगे E20। E20 ये नाम चल रहा है, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से करते हैं। अभी हाल ही में अखबारों में E20 शब्द चर्चा में रहा, इसमें से ई क्या है, समझे ना? तो ई है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल भी इसको कह सकते हो। क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं एथेनॉल के लिए कच्चे माल का विस्तार। इस नीति के तहत एथेनॉल के जो कच्चा माल होता है, मतलब जिससे हम एथेनॉल बनाते हैं, कच्चे माल का विस्तार किया गया, रॉ मटेरियल का। क्या? गन्ने का रस जोड़ दिया गया। पहले गन्ने के रस से नहीं बनाते थे, अब गन्ने के रस को जोड़ दिया गया। अब आप देखिए किसानों को इससे क्या फायदा होगा। किसान गन्ने की फसल का उत्पादन ज्यादा करेंगे, उनके पास इनकम आएगी, और गवर्नमेंट को गन्ना चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो एथेनॉल का निर्माण करेगी। सड़े हुए आलू, जो आलू सड़ जाते हैं उनको खरीदेगी, सड़े हुए आलूओं को खरीदेगी। आप सोच के देखिए, टूटे चावल, मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज जो काम का नहीं है उसको गवर्नमेंट खरीदेगी, उससे एथेनॉल बनाएगी। यहां मैं आपको एथेनॉल से जोड़ना चाहूंगा। एथेनॉल, इसका जो अन्य नाम है इसे कहा जाता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, और इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना, C2H5OH। C2H5NOH। इसका जो अन्य नाम है इसे कहा जाता है अन्न, मतलब ग्रेन या अनाज एल्कोहल। आप देख सकते हो अनाज से प्राप्त हो रहा है, इस कारण से इसको हमने अनाज एल्कोहल कह दिया। अब देखिए जो भी है, जैसे गन्ना है, इससे बनेगा। आप देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने, इसका जो यूज होता है शराब बनाने में भी होता है, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? एक चीज और, देखिए एथिल एल्कोहल C2H5OH का समावयवी, समान अवयव, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। ये होता है आपका CH3OCH3, CH3OCH3। इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, और ये आपके सामने है ही एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, यहां मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो समावयवी के बारे में बताया जा रहा हूं, आइसोमर को। क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जिसमें अणुओं की संख्या तो समान हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल समान हो, अणु समान हो। ये देख लीजिए, जो अणुओं की संख्या है समान है। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन 1। इसमें हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है। ये बन गया। लेकिन इसमें गुण अलग अलग होते हैं। एथिल एल्कोहल है, और ईथर ईथर होता है। तो एथिल एल्कोहल के बारे में ये जानकारी हो गई। अब यहां पर अनाज से ये प्राप्त होता है, इसको मैं अनएल्कोहल कह दिया। इसी का ये एक भाई होता है, आपको यदि जरूरत हो तो आप इसे नोट कर लेना, वो भी एग्जाम में आता है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैंने आपको केमिस्ट्री में ये करवाया था तब ये बताई थी। शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। शराब जहरीली क्यों होती है?
शराब जहरीली क्यों होती है? शराब जहरीली तब होती है जब उसमें मेथिल अल्कोहल मिल जाता है, मेथेनॉल मिल जाता है। मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल को बोलते हैं, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल। इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। मेथेनॉल को वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है ये, इसी कारण से इसको हम वुड स्प्रिट बोलते हैं। आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि किसकी उपस्थिति के कारण शराब जहरीली हो जाती है जिससे व्यक्ति में अंधापन और मृत्यु हो सकती है? उसका आंसर होता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल से शराब जहरीली होती है और एथिल अल्कोहल से शराब बनती है। क्लियर? आइए अब एक बात और, एक होता है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल, अब ये पावर अल्कोहल क्या है इसे भी आपको समझना पड़ेगा। पावर अल्कोहल में क्या होता है? पेट्रोल आता है, क्लियर, और एथिल अल्कोहल आता है। ये देखो कैसे मिला रहे हैं, ये एथिल अल्कोहल आता है, एथेनॉल आता है, और बेंजीन आती है, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन के बारे में आप जानते होंगे। बेंजीन, ये जो बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H6। ये फॉर्मूला आपसे पूछा भी गया है, बेंजीन C6H6 इसका फार्मूला होता है। सीधा पूछा गया कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो ये मैंने एथिल अल्कोहल के बारे में कुछ बातें आपको बताई है। अब इस नीति कौन सी, बायोफ्यूल जो पॉलिसी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इसमें क्या किया गया, बायोफ्यूल की कुछ जनरेशन डिसाइड की है। बायोफ्यूल जनरेशन 1G 2G 3G 4G, यानी जी क्या है, जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। अब इसमें देखिए जो पहली पीढ़ी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, इसी टाइप के, इसलिए बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। तो बायोफ्यूल की पहली पीढ़ी क्या है, इसमें गन्ना है, मक्का है। यदि ये दिखाई ना दे तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको वैसे लिख लेना, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, गन्ना आता है, मक्का आता है, चुकंदर आता है, स्टार्च आता है। ये पहली पीढ़ी के अंदर आते हैं। मतलब गन्ना कौन सी पीढ़ी का बायोफ्यूल है, पहली पीढ़ी का है। उत्पाद बायोएथेनॉल, बायोडीजल, ये बनते ही हैं इससे। फूड वर्सेस फ्यूल का संकट, आप चाहे इतना मत करो, पहली पीढ़ी में क्या क्या चीजें आती है इसको ध्यान रख लो, ज्यादा मत पढ़ो इसको। तो पहली पीढ़ी में जो आती है, फर्स्ट जनरेशन में, गन्ना, मक्का, चुकंदर, स्टार्च। क्लियर? यहां लिखा भी हुआ है पहली पीढ़ी के अंदर क्या शामिल की गई है, खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स। तो बायोफ्यूल की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में, फूड क्रॉप्स को शामिल किया गया है। क्लियर? गन्ना, मक्का, चुकंदर, स्टार्च। ठीक, आइए दूसरी पीढ़ी में क्या शामिल किया गया है, इसमें पराली। पराली समझते हो क्या होता है? पराली, पराली क्या होता है, जैसे चावल की फसल हुई या गेहूं की फसल हुई, तो उसको जैसे ये पौधा है तो उसको ऊपर से काट देते हैं, ठीक है ना, ऊपर से काट देते हैं तो नीचे वो डंठल सा रह जाता है, वो पराली होती है। फिर किसान इसको जला देता है, इसको जला देने से फिर क्या होता है, पोल्यूशन होता है। याद कीजिए, पराली पर रोक लगाएंगे, वो पराली। एक तरीके से आप कृषि अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हो। ये पराली महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पराली। तो पराली दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल है। भूसी, चावल का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको भूसी बोलते हैं। कृषि अवशेष नाम ही दे दिया, और लकड़ी। अब इसमें क्या है, गैर खाद्य, मतलब ऐसे पौधे हैं जो कि गैर खाद्य है, खाद्य से अलग हटकर, एग्री रेजिड्यूल्स। पराली महत्वपूर्ण बात है, पराली। तीसरी पीढ़ी, इसमें आता है एल्गी। एल्गी जैसे सूक्ष्म जीव, शैवाल, आप जानते हो एल्गी, शैवाल आते हैं, इतना ही ध्यान रखो। तीसरी पीढ़ी के अंदर एल्गी आते हैं, बस काफी है, ये ज्यादा पंगे मत लो इससे। और चौथी पीढ़ी, आनुवंशिक रूप से संवर्धित पौधे। इसमें क्या आते हैं, जैसे जीएम क्रॉप्स आती है,
चौथी पीढ़ी के अंदर, चौथी पीढ़ी के अंदर आप ये लिख देना जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स, ये जीएम क्रॉप्स क्या होता है? जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड है, जीन से जो मॉडिफाइड करते हैं ना, जैसे जीएम सरसों नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो इसके अंदर आता है जीएम सरसों। जीएम का मतलब क्या है यहां पर? जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। थोड़ा सा साइंटिफिक है, आप थोड़ा सा, मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे वैसे कर लेना, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहा हूं वो करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये प्रोडक्ट वगैरह याद रखो, मत करो, बस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहली पीढ़ी के अंदर तो फूड क्रॉप्स आती है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर फूड क्रॉप्स है। क्या क्या आ जाएगा? जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चुकंदर हो गया, स्टार्च हो गया। दूसरी पीढ़ी के अंदर गैर खाद्य फसलें हैं, ठीक है ना, नॉन फूड क्रॉप्स है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जैसे पराली सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये भी कह सकते हो कृषि से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ, जैसे पराली हो गया, भूसी हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। दो याद रख लो, बहुत है। तीसरी पीढ़ी के अंदर एल्गी आता है, इसको ऐसे याद कर लो, एल्गी। और चौथी पीढ़ी के अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर जीएम फसलें आती है, जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड, ऐसी फसलें जिन्हें जीन के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, जीएम फसलें होती है, ठीक है ना। हालांकि विवादित रहती है, लेकिन फिर भी जो भी है तो ये ध्यान रखें। आइए अब आप देखिए कि यदि आप E20 मिलाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, E20 का प्रभाव, E20 का प्रभाव, इसको लगा दीजिए बेटा मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, भूल के भी मत भूल जाना, मैं आपको बता दूं। शानदार क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर, शानदार क्वेश्चन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी बात को अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पे स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आने के चांस ज्यादा है, बस आप गलत मत कर देना। क्योंकि E20 ये सब पता है, नीति वगैरह सब पता है, सब स्टूडेंट जानता है, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये जो चीजें होगी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको ध्यान से समझना। एक है ऑक्टेन संख्या। आइए इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको ऑक्टेन संख्या के बारे में बताना चाहूंगा कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होती है। एक तो ये क्या होता है, ईंधन की, ईंधन मतलब फ्यूल, ईंधन की गुणवत्ता को बताता है, गुणवत्ता को बताता है, ध्यान रखना, ईंधन की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इसके बारे में बताता है। क्लियर? आइए, यदि ऑक्टेन नंबर ज्यादा, यदि ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो जो क्वालिटी होगी वो ज्यादा होगी, अच्छी क्वालिटी का होगा। और यदि ऑक्टेन नंबर कम होता है, ऑक्टेन नंबर कम होता है तो क्वालिटी भी क्या होती है, ये कम होती है। क्लियर होगी बात सारी? यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जो आइसो ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन होता है एक, आइसो ऑक्टेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है O1, O1 का मतलब ऑक्टेन नंबर 100 होता है टॉप का। क्लियर? और एक होता है एन हेप्टेन, एन, एन का मतलब यहां पर नॉर्मल से है, इसका जो ऑक्टेन नंबर है 0 होता है। तो आपसे यहां पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ईंधन की गुणवत्ता के बारे में
कौन बताता है? तो ऑक्टेन नंबर बताता है। उल्टा पूछ सकते हैं, ऑक्टेन नंबर किसके बारे में बताता है, किससे रिलेटेड है? तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल से संबंधित है। सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है? आइसो ऑक्टेन का होता है। सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका होता है? एन हेप्टेन का होता है। आइसो ऑक्टेन का कितना है? 100। एन हेप्टेन का कितना है? 0। क्लियर? आइए, अब मैं यहां आपको इसकी बात बता रहा हूं। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है, मतलब ऑक्टेन संख्या इसकी बढ़ जाएगी, जिससे इंजन की नॉकिंग कम होती है। नॉकिंग, नॉकिंग क्या है? नॉकिंग कहते हैं ना, दरवाजा नॉक करना, दरवाजा नॉक करना, नॉक करना मतलब खटखट करना। तो आपका इंजन जो है आवाज कम करेगा। समझ में आई बात सारी? इंजन आवाज कम करेगा, ये तो इसके प्रभाव हो गया एक। ठीक, समझ में आ गई बात सारी? ये आइए, दूसरा ये है जल अवशोषण, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ध्यान रखना, ये हाइड्रो नहीं है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर, जल अवशोषण। एथेनॉल क्या करेगा? अंदर जो नमी होगी, नमी मतलब H2O, पानी, उसको सोख लेता है, जिससे ईंधन टैंक में पानी जमने का खतरा रहता है, जिससे ईंधन टैंक में पानी जमने का खतरा रहता है। अब ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। मतलब ईंधन टैंक में पानी जमने का खतरा रहता है। आपका जो ईंधन का जो टैंक होगा ना, उसमें पानी जम जाएगा। क्यों? ये अल्कोहल क्या करता है? उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, एथेनॉल नमी या जल को सोखता है, जिससे ईंधन टैंक में पानी जमने का खतरा रहता है। ऑक्टेन संख्या बढ़ जाएगी, ये तो पॉजिटिव है, और ये इसका नेगेटिव है। संक्षारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसन। यह इंजन के पुराने रबड़ और प्लास्टिक घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए E20 कंप्लाइट इंजन की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। E20 कंप्लाइट इंजन की आवश्यकता होती है, ये इसका फिर नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये क्या करेगा? आपके इंजन के जो पुराने रबड़ है, जो प्लास्टिक लगा हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा देगा। और हालांकि इसको स्वीकार कर लिया गया है, हमारे जो जेपी नड्डा जी है, बीजेपी से संबंधित है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि ये प्रॉब्लम तो आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को जैसे आप सर्विस करवाते हो तो वहां पर सही करवा सकते हो, इसलिए कोई मतलब इंजन का काम करवाने की जरूरत नहीं है। समझे ना? एक तो होता है इंजन का काम करवाना, आप सभी गाड़ी रखते हो, जानते हो कि इंजन का काम करवाते हो तो गई गाड़ी, गाड़ी गई, खत्म ही हो गई। कहते हैं ना कि इंजन का काम करवाना पड़ जाए तो गाड़ी बदल लो, वो अब सही नहीं होगी। तो जेपी नड्डा जी ने ये कहा है कि जो रबड़ है, प्लास्टिक घटक है, वो खराब हो जाएंगे, जो आपको एक समय के आधार पर बदलाने पड़ेंगे, लेकिन इंजन का काम नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन ये समस्या तो आ गई ना, पहले तो नहीं थी, अब आ गई ना, तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। चौथा, उष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, एथेनॉल की ऊर्जा सघनता, जो एनर्जी डेंसिटी है, वो पेट्रोल से कम होती है। आइए, जब इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होगी, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब माइलेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो E20 पेट्रोल जो आप डलवाते हो अपनी गाड़ी के अंदर, उससे क्या होगा? आपकी एवरेज कम आएगी, माइलेज कम हो जाएगी। आप देख भी सकते हो, मैं खुद पर्सनल फील कर चुका हूं। मैं गाड़ी में जब डलवाता हूं तो एवरेज कम आती है, नो डाउट, इसके अंदर एवरेज कम हो गई है। तो ये 3 से 6% की हल्की कमी आती है। हल्की नहीं है, एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात है, ये हल्की नहीं है। ये यदि एवरेज कम आती है तो एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज कोई भी सामान्य नागरिक के घर में गाड़ी रखता है तो वो सोचता है कि मैं इस स्थान पर जाऊं या ना जाऊं। सबसे पहले अपना ऑयल चेक करता है, वो पेट्रोल चेक करता है कि है कि नहीं इसके अंदर, वहां जाऊंगा तो इतना पेट्रोल लग जाएगा। ये एक सामान्य नागरिक की सोच होती है, आप समझते हो, इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते। 2 मिनट में आके कह दिया कि 3% से 6% हल्की कमी हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा।
कुछ क्यों नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ जब सर्विस होगी तो यहाँ भी पैसा लगेगा, जब इसके रबड़ और प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स है खराब होंगे तब ये होगा। हाँ, इंजन आवाज कम करेगा, ये एक बात इन्होंने कही है, तो ये इसके प्रभाव है। ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा जिससे नोकिंग कम होगी, जल अवशोषण करेगा जिससे ईंधन के टैंक में पानी जमने का खतरा बना रहेगा, और इंजन के पुराने रबड़ और प्लास्टिक को नुकसान पहुंचा सकता है, और एवरेज कम होगी, माइलेज कम आएगी। ये E20 के प्रभाव है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये ऐसा क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने। एक क्वेश्चन मैं लेके भी आया हूं, बताऊंगा मैं आपको, आप सोचते रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 प्राप्त करने का संशोधित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? ए 2030, बी 2028, सी 2025-26, डी 2024। तो ये रखा गया है, आप जानते हो 2025-26, पहले 2030 था जिसे बदलकर 2025-26 कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये मेरी नज़र में लगा दीजिए, कितने भी एम लगा दो कम है। मैं आपको जो बता रहा हूं ना बेटा, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कर देना। E20 में ई क्या है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी करके आएंगे। भारत में प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1G एथेनॉल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग करने की अनुमति है? मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल आपके रच बस जानी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप्स है, खाद्य फसलें हैं। दूसरी जनरेशन के अंदर कृषि अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे पराली हो गया, भूसी हो गया। और थर्ड जनरेशन के अंदर एल्गी है, और फोर्थ जनरेशन के अंदर GM क्रॉप्स है। ये ऐसे रट लो अच्छे तरीके से। अब ये कह रहा है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग करने की अनुमति है? अनुमति दे दी गई है। पहला गन्ने का रस, और बी हेवी मोलासेस। अब देखो नए नए नाम आ रहे हैं, क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा। तो गन्ने का रस आ गया, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो कच्चा माल है। दूसरा मक्का और बाजरा, अब ये खाद्य फसलें हैं, फूड क्रॉप्स किस में आती है? फर्स्ट जनरेशन में ये भी है। तीसरा FCI के पास उपलब्ध क्षतिग्रस्त अधिशेष खाद्यान्न चावल, मतलब जो टूटे हुए चावल होते हैं वो सारे। कृषि अवशेष जैसे धान की पराली, अब देखो कैसे आ गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? आप सब समझ गए कि जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। चौथा नहीं हो सकता। क्यों? ये कृषि अवशेष किस में आते हैं? ये सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। क्लियर होगी बात सारी? चलिए नेक्स्ट, अब इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको भी आप मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन वो करो जो पूरा आपका इतिहास बदल कर रख दे। प्रश्न क्या है? पेट्रोल में एथिल एल्कोहल एथेनॉल मिलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। यह मिश्रण मतलब E20, यह मिश्रण ईंधन की ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देता है। ऑक्टेन क्या बढ़ाता है? क्या ऑक्टेन नंबर बढ़ा देगा? बताइए। अभी तो बताया था आपको कि ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा जिससे नॉकिंग कम होगी। नॉकिंग क्या होती है? खटखट आवाज आना, इंजन से आवाज कम आनी हो जाएगी, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता शुद्ध पेट्रोल से अधिक होती है जिससे माइलेज बढ़ता है। माइलेज ये कह रहा है कि यदि आप E20 इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो एवरेज है गाड़ी की वो बढ़ जाएगी। मैंने समझा दिया आपको, मुझे नहीं पता, जवाब आप दो। तीसरा, एथेनॉल एक संक्षारक है, कोरोसिव है, जो जल शोषक यौगिक है, वाटर एब्जॉर्ब कंपाउंड। एल्कोहल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। क्या है? यह भी सही है। तो आप देख सकते हो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी
केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो माइलेज बढ़ती नहीं है, माइलेज घटती है और ऑक्टेन संख्या बढ़ती है और जल अवशोषण करता है, तभी तो जो इंजन का आपके ईंधन का जो टैंक होगा उसके अंदर पानी जमने का खतरा बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी इसका आंसर होगा 1 और 3। क्लियर हुई बात सारी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। चौथा क्वेश्चन आइए, ये मैंने इकोनॉमिक्स से जोड़कर बताया है आपको। इकोनॉमिक्स से कैसे है? वाहनों में E20 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखो बेटा, मैं आपको जो भी बता दूं उस आधार पर आप चला करो, जल्दबाजी मत किया करो। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे अनुभव के आधार पर बता दो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो गलत करके आ जाते हैं और उनको आ रहा होता है। सत्य नहीं है मतलब ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे ये पूछ रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है। समझे ना? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। पहले तो इसको लिख लिया करो, चाहे वहां पर कच्ची पेंसिल से। आपको इसमें से गलत छांटना है। ए क्या कह रहा है? ये टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। दूसरा बी, यह भारत के कच्चे तेल आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार के बोझ को कम करता है। सी, इसके प्रयोग से वाहनों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पूर्णतः शून्य, जीरो एमिशंस इंग्लिश में बोलते हैं, कंप्लीटली जीरो एमिशन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। डी, यह किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है, बताइए। बिल्कुल करेगा। जब उसमें E20 डाल देंगे, एथेनॉल डाल देंगे तो पेट्रोल तो कम हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन तो कम करेगा ही, क्योंकि वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कम हो जाएगी। तो ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है। बी, यह भारत के कच्चे तेल क्रूड ऑयल आयात और विदेशी मुद्रा भंडार के बोझ को कम करता, ऑब्वियसली कम करेगा। जहां पहले हम 100% पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे, अब 80% करेंगे तो 20% कम अपने को खरीदना पड़ेगा। 20% कम खरीदना पड़ेगा तो डॉलर कम देना पड़ेगा, डॉलर कम देना पड़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचा रहेगा। समझ में आई बात सर? तो ये भी सही है। इसके प्रयोग से वाहनों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पूर्णतः शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। शून्य तो कैसे प्राप्त होगी? ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऐसे शून्य तो कैसे होगी? 80% पेट्रोल है उसके अंदर, शून्य कहां से होगी? कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, लेकिन यहां इसने जो लिखा है पूर्णतः शून्य, पूर्ण रूप से कंप्लीटली जीरो, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा ही नहीं, इसके कहने का अर्थ है। देखो नाजुक सी बात की है, पूर्णतः शब्द लगाते ही मामला बिगड़ गया, तो ये गलत है। ये किसानों के लिए तो लाभकारी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हुई बात सारी? तो मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करवाया है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इसे अपने नोट्स में शामिल कर लें और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लगा लें। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।